बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। स्टीम प्रोडक्शन में एबी के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है और ये हमारा मौजू है कंबस्शन थ्योरी, जलने का अमल जिसको कहते हैं। तो ये वो लेक्चर का पेज नंबर 1 है। तो हम आज जलने के अमल की स्टडी करेंगे। तो ये 2-3 या 4 वो लेक्चर हैं जो इस सिलसिले में कुछ चंद एक लेक्चर हैं वो दिए जाएंगे ताकि जो फ्यूल जलने का अमल वगैरह वगैरह सारी बातें मुकम्मल हो जाएं। तो उससे पहले एक बात मैं कर लूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि लेक्चर लंबा होता है इसलिए इसको छोटा किया जाए। ये कोई वो गाने की वीडियो नहीं है या और किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है। तो इस वजह से ये क्लासरूम में भी अगर आप जाएं तो लेक्चर कम अज़ कम 45 मिनट का होता है, वरना 1 घंटे का भी हो सकता है। तो ये जो है ना इन्फॉर्मेटिव नहीं है, ये नॉलेज है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कुछ अरसे तक वैलिड होती है, कुछ अरसे के बाद वो कारामद नहीं रहती। ये अरसा 6 महीने 8 महीने वगैरह वगैरह कुछ भी। जबकि जो नॉलेज है जिसको इल्म कहते हैं वो हमेशा कारगर रहता है। ये गो अलग बात है कि नई नई थ्योरियाँ आ जाएं और वो पुरानी थी। तो अभी भी हम वो जो है ना मुताला करते रहते हैं इसका, वो क्या कहते हैं, न्यूटन की थ्योरीज़ का। हालांकि न्यूटन के गुजरे 400 साल के करीब हो चुके हैं। अच्छा चलें हम अब लेक्चर शुरू करते हैं। इस सवाल है मुख्तलिफ अशिया के जलने में कौन कौन से अवामल हिस्सा लेते हैं, मतलब जलने के अमल में कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती हैं। तो ये है जलने के अमल में किसी अंसर या मरकब का ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ज़रूरी होता है। यानी जलने के अमल में ऑक्सीजन से रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम इसे बर्निंग नहीं कह सकते, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। मसलन लोहा नमी की मौजूद में ऑक्सीजन से अमल करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। चांदी रिएक्शन करे ऊपरी सतह से मैली सी हो जाती है, जबकि तांबा हल्का सब्ज़ हो जाता है। ये जो उस पर कंपाउंड है जो जम जाते हैं, कॉपर सल्फेट वगैरह होता है और वो कॉपर नाइट्रेट ऐसे ही जम जाते हैं। तो चांदी पर भी वो जो है ना सिल्वर ऑक्साइड वगैरह जम जाता है। जलने के अमल के लिए ज़रूरी है कि एहतराकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी दरकार होती है। ये पहले मैं बता दूँ एहतराकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जो भी जलने का अमल होता है उसके लिए पहले से एक टेम्परेचर दरकार होता है, एक जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा जलने का अमल नहीं शुरू होगा। तो यानी एक ख़ास टेम्परेचर से, ये जो हमारा नेचुरल गैस का घरेलू चूल्हा होता है, नेचुरल गैस का हमारा घरेलू चूल्हा होता है, इसका टेम्परेचर भी तकरीबन 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शोले का। तो इसका मतलब यह है कि जो माचिस की तीली है उसका भी टेम्परेचर इसके कर्बोजवार के यानी कम से कम 700 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर ही नेचुरल गैस को आग लगेगी। वैसे नेचुरल गैस तो खैर उससे कम भी पर भी आग पकड़ लेती है, लेकिन दीगर जो फ्यूल है जैसे लकड़ी है ये वो उसके लिए ज़्यादा चाहिए। हर फ्यूल के लिए मुख्तलिफ होती है। मसलन एंथ्रासाइट कोयला के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर दरकार होता है। एंथ्रासाइट क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला है जो खालिस कोयले के करीब जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ये बेहतरीन किस्म का कोयला होता है जिसमें ज़्यादा कार्बन आती है। अच्छा इसी के साथ लेकिन बारूद यानी एक्सप्लोसिव के लिए मामूली सी चोट से ही मुनासिब टेम्परेचर मुहैया किया जाता है। अब ये देखें आप बारूद है वो भी जलता है। तो जब कहीं बम का धमाका होता है या बम गिरता है या कुछ है तो उसके लिए वो जब गिरता है नीचे से जिस जगह गिरता है वहाँ से उसको चोट पहुँचती है, अंदर चोट पहुँचती है तो वो मामूली सी हीट पैदा होती है। हीट पैदा होने से वो पूरे बारूद को आग लग जाती है। अब उसके अंदर वो जो है ना आग जो लग जाती है वो तो धमाके से फट जाता है, क्योंकि अंदर शेल के अंदर गैसें पैदा होती हैं। इतनी ज़्यादा गैसें पैदा होती हैं, काफ़ी देर तक गैसों को स्टोर करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं स्टोर करता। मतलब ये देर जो है ना ये सेकंड का कुछ हिस्सा होती है। तो वो शेल फट जाता है फिर और गैसें यकदम निकलती हैं और गैसों शेल के बाहर
वो टुकड़े रखे होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लोहे के, ये वो, या इस किस्म के नुकीले, वो आगे तबाही फैलाते हैं। मेरा असल कहने का मतलब ये, अच्छा अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो जो बारूद फटता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो ऑक्सीजन उसके अंदर ही ऐसे केमिकल डाले होते हैं कि जो जनरेट होकर वही ऑक्सीजन पैदा करते हैं, खुद से ऑक्सीजन, बाहर की ऑक्सीजन की मदद नहीं लेते। अब हम आते हैं, ये मौजूद से थोड़ा सा हट गए हैं, लेकिन ये भी नॉलेज है। गीली तूड़ी के ऑक्सीजन से मिलकर एक्सप्लोजन मिक्सचर बन जाता है। ये जो है ना, वो गीली जो तूड़ी होती है, जैसे ये पेपर मिलों में होती है या कई और मिलों में, जहाँ वो तूड़ी की ज़रूरत होती है जिसको भूसा कहते हैं, ये जब किसी जगह स्टॉक किया जाता है तो अगर बारिश हो जाए तो बारिश का पानी उसमें से, भूसे में से गुजर कर निचली सतह पर आता है, आहिस्ता आहिस्ता कतरे नीचे आते हैं। जब निचली तरफ आता है तो नीचे जो तूड़ी होती है वो गीली हो जाती है, गीली हो जाती है, यानी काफ़ी दिन ही गीली रहती है। वो गीली हो जाने से वो जिसको कहते हैं वो बाद में, यानी वो ख़राबी की वजह से गैस पैदा होती है, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है वो सूरज की गर्मी, सूरज का टेम्परेचर, अगर सूरज का या अच्छा धूप का टेम्परेचर, जो आम धूप होती है ना सख्त गर्मियों में तेज़ धूप, उसका तकरीबन 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो जितने भी एम्बिएंट टेम्परेचर लिए जाते हैं ये साए में लिए जाते हैं, यानी उसके ऊपर साया डालकर, कोई छप्पर वगैरह डालकर उसके नीचे लेते हैं, इर्द गिर्द की गर्मी को वो आने देते हैं, रोकते नहीं हैं ताकि टेम्परेचर का असर ना हो। लेकिन ऊपर साया होता है थर्मामीटर के ऊपर, और साया का भी कोई मेयार है कि इतनी दूर तक साया होना चाहिए। बहरहाल तो वो तेज़ गर्मी की धूप से वो जो है ना सूरज की गर्मी से वो आग पकड़ लेती है। जब वो आग पकड़ लेती है, वहाँ आग लग जाती है तो सारी तूड़ी के ढेर को आग लग जाती है। इस वजह से ज़रूरी है कि जो तूड़ी स्टॉक की जाए तो उस जगह उसको थोड़ा सा हिला देना ज़रूरी, या तो वो छत वाला हिस्सा हो, वो छत का स्टोर हो, उसमें ये वाक़या नहीं होता, धूप नहीं पहुंचती। तो या फिर अगर ये है कि अगर आपने ऐसे ही रखनी है तो फिर वो ख़ास तौर पर निचली जो बैरूनी तरफ है की तूड़ी है, नीचे नीचे उसको हिला दिया जाए। ये मैं यानी मौजू से थोड़ा सा हटके ना अलग बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मकसद ये नॉलेज देना है आपको। अच्छा, तो यानी मैं वो जो है ना उसकी एनर्जी पूरी हो जाती है, यानी टेम्परेचर पूरा मिल जाता है, एनर्जी पूरी हो जाती है। तो जलने के तमाम अवामल में एहतराकी यानी एक्टिवेशन एनर्जी से काफ़ी ज़ायद एनर्जी हीट की सूरत में हासिल होती है, और यही ज़ायद हाइट ही असल गेन है। अब ये एक्टिवेशन जब एनर्जी हासिल होती है तो जब फ्यूल होता है तो वो फ्यूल खुद ही अपनी एक्टिवेशन एनर्जी पैदा करता है। जब आग लग जाती है तो खुद ही एक्टिवेशन एनर्जी पैदा करता है, मज़ीद फ्यूल उसको आग को भड़काता जाता है। तो यानी इसका मतलब यह है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी कुछ तो वो फ्यूल को के लिए इस्तेमाल होती है, आगे हम तशरीह करेंगे। तो उससे पहले ज़रा वो कुछ को बढ़ाती है, और ज़ायद जो टेम्परेचर या ज़ायद हीट होती है वही मुफीद हरारत होती है। अच्छा, जलने के अमल के लिए वो जो है ना भाई, ये हमने दो चीज़ें बनाई, एक जलने के अमल के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा ये है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ये एक्टिवेशन एनर्जी, और तीसरी चीज़ फ्यूल, यानी तीसरी चीज़ फ्यूल होनी ज़रूरी है। यानी यहाँ पहले ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, दूसरी ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी दरकार हो, और तीसरा जलने के लिए तीसरी चीज़ फ्यूल होती है। हर शय फ्यूल नहीं कहला सकती, कई चीज़ें ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं लेकिन वो फ्यूल नहीं कहलाती। फ्यूल वो शय होती है, इसकी तारीफ़ है, डेफिनेशन है, मसलन कोई ईंधन, उर्दू में ईंधन कहते हैं, जो ऑक्सीजन और तराकी एनर्जी की मौजूदगी में ज़ायद हीट मुहैया कर सके। फ्यूल वो चीज़ है जिसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो और उसके लिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पैदा करे, यानी हीट मुहैया करे, तो हीट मुहैया करे, और वो हीट इतनी काफ़ी हो कि कुछ तो उसकी हीट फ्यूल को बरकरार रख सके और बाकी ज़ायद हीट आपको मुहैया हो सके। अब कुछ फ्यूल ऐसे हैं बहुत थोड़ी हीट मुहैया करते हैं, जैसे वो कूड़ा करकट होता है,
या बेगास होता है, लेकिन फिर उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। बॉयलर फर्नेस के लिए ज़्यादातर फ्यूल कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। हमारे जो बॉयलर फर्नेस में आम जो फ्यूल इस्तेमाल होते हैं वो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कोयला, तो फर्नेस ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें मेन कंटेंट कार्बन होता है। लकड़ी भी में भी कार्बन होती है, कुछ दीगर अशिया भी जल सकती हैं, कई और चीज़ें भी जल जाती हैं, मसलन मैग्नीशियम एक्टिवेशन एनर्जी की मौजूदगी से चमक से जल उठती है। आपने देखा होगा शबरात के मौके पर फुलझड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तो वो भी वो हीट से जल उठती है, मैग्नीशियम होती लगाई जल उठती, लेकिन ये कहीं भी बतौर फ्यूल नहीं इस्तेमाल होती। अच्छा, कंबस्शन एयर में, ये कंबस्शन एयर में जो अगर नाइट्रोजन हो और फर्नेस का टेम्परेचर 26 डिग्री फ़ारेनहीट वो हो, तो वो नाइट्रोजन भी जलने लग जाती है, वो यानी उसका ऑक्सीजन रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड बन जाती है। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक है, पोल्यूशन करती है, इसको रोका जाता है कि ये ना बनने पाए, फर्नेस का टेम्परेचर इतना हो ना हो नाइट्रोजन परऑक्साइड बन जाए। फ्यूल में मौजूद सल्फ़र या उसके मरकबात भी जलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र भी जलती है, सल्फ़र जलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है, फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाती है, तो वो जो तेज़ाबी बारिश का बायस बनते हैं। ये नाइट्रस NO2 भी तेज़ाबी बारिश का बायस बनती है, NO2 नाइट्रिक HNO3 बन जाती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन गैस भी एक्टिवेशन एनर्जी की मौजूदगी से धमाके से जल उठती है। हाइड्रोजन गैस भी जलती है, लेकिन ये पहले थोड़ा सा धमाका होता है, फिर मुस्तकिल जलती रहती है। याद रखें, ये यहाँ बड़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको इसको याद रखना है। याद रखें, कोई भी फ्यूल उस वक्त तक नहीं जलता है जब तक गैसी हालत में नहीं आ जाता। यानी फ्यूल जो भी है, चाहे वो सब्लिमेशन से फ़ौरन गैसी हालत में आ जाए, इस सब्लिमेशन यानी जिसको हमले तसीद कहते हैं, जिस तरह से ये नुशादर है, नुशादर को गर्म करें तो वो उड़ जाता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। कोई भी फ्यूल उस वक्त तक नहीं जलता जब तक गैसी हालत, यानी जलने के अमल में सिर्फ गैस जलती है। इसका मतलब लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी की कुछ तवानाई उसको गैस बनाने पर खर्च हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की। मतलब कोयला, लकड़ी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी गैसी हालत में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो यानी गर्मी जो हीट है वो उसको गैस बनाती है, तो गैस की हालत में खर्च करते हैं। यही वजह है कि अच्छे से अच्छे कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू मीथेन गैस से ज़्यादा नहीं होती, यानी अच्छे से अच्छा कोयला भी नेचुरल गैस से ज़्यादा हीट नहीं देता। अगर आम हवा से नाइट्रोजन निकाल ली जाए तो खालसा ऑक्सीजन जलने के अमल को काफ़ी तेज़ कर देती है। अगर हम हवा से नाइट्रोजन निकाल लें, यानी बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन दें, तो फिर वो जलने का अमल काफ़ी तेज़ हो जाता है। जब तेज़ हो जाता तो एक फर्नेस में जब ज़्यादा तो फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ जाता। अब ये है कि नाइट्रोजन तो हमने दी नहीं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। और जब हमने फ्यूल में वो, तो अगर कोई सल्फ़र है तो वो अलग बात है, तो बाकी चीज़ें वो अमल हो जाता है। फाउंड्री के लिए अमल, क्योंकि फाउंड्री में जहाँ लोहा पिघलाना होता है या दीगर धातें पिघलानी होती, उसमें वो टेम्परेचर काफ़ी दरकार होता है। फाउंड्री में तकरीबन कई मरतबा वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ कुछ ड्राइंगें दी गई हैं कि आपको वो जो है ना मुफीद साबित हो सके। ये देखिए, कंबस्शन हो रही है, कंबस्शन में ये फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट ये पैदा हो रहे हैं, यानी हीट वो है ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी हीट है, ये फिर ऑक्सीजन है दी जा रही है और फ्यूल, यानी ये तीन चीज़ें होंगी तो फ्यूल का जलने का अमल होगा। तो ये रिजल्टेंटली क्या है कि इस हीट से जितनी दी गई है, ये इसी हीट से ये हीट एक्स्ट्रा हीट पैदा हो रही है। एक्स्ट्रा हीट से कुछ हीट इधर जा रही है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी को मेंटेन रखें। तो ये वो एग्जॉस्ट जो है ये फ्यूल के प्रोडक्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वो ब्लैक कार्बन भी हो सकती है। इसके अलावा नाइट्रोजन परऑक्साइड भी हो सकती है, या नाइट्रोजन अकेली भी हो सकती है। ये एग्जॉस्ट है जिसको हम बॉयलर या टेक्निकल ज़बान में फ्लू गैसेस कहते हैं। तो ये हीट है, यानी आप दोबारा ये फ्यूल है, ऑक्सीजन है, हीट है, और ये पहले से हमने खुद से हीट दी,
यानी मुहैया की, किसी टार्च से, किसी वो वाचस से या किसी तरीक से। तो ये इस हीट को, ये हीट पैदा हुई और फ्लू गैसेज पैदा हुई और ये एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इस पर खर्च होती है। अब यहाँ कुछ फ्यूल की ना मसावातें हैं। हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन H2O, ये तमाम मसावातें बैलेंस नहीं की गई, ये बैलेंस आप कर लें, वो ऐसे ही टाइम कंज्यूमिंग है। H2 + O2 H2O, ये यानी हाइड्रोजन, ये दुनिया के फ्यूल्स में सबसे बेहतरीन फ्यूल्स हाइड्रोजन का है, क्योंकि ये जलने के बाद ये H2O यानी ये स्टीम ही है, तो वो फ़ज़ा में वाटर वेपर्स ही पैदा होते हैं। इस वजह से तमाम कोशिशें जारी हैं माफ़ करना, तमाम कोशिशें जारी हैं कि ज़्यादातर फ्यूल हाइड्रोजन पर मुबनी बनाई जाए। ये मसावात वो थोड़ी सी गलत है, क्योंकि ये वो इंटरनेट से लिया गया, इस वजह से मैं इसको मिटा नहीं सकता था, क्योंकि H + O2 CO2 ये नहीं बनती, C + O2 कह सकते हैं, इधर C होना चाहिए। मैं आपके नॉलेज के लिए C + O2 = CO2, यानी कोयला, C का कार्बन कोयला जमा O2 CO2। कोई शख्स कहेगा कि हीरा जो है कोयले की खालिस तरीन किस्म है, तो ये कहते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट भी काफ़ी खालिस ही होता है। तो बात यह है कि ये जो हीरा तो नहीं जलाया जा सकता, हीरा तो बड़ी कीमती चीज़, उसके और फ़ायदे हैं। अच्छा, ये आगे मसावात CH4 जमा O2, CO2 जमा वाटर, यानी मीथेन जमा ऑक्सीजन। मीथेन वो है जो घरों में कुदरती गैस जो जलाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट मीथेन होती है, CH4, और ये ऑक्सीजन CO2 बनती है और H2O बनती है। इसके अलावा ये वो आगे वो ऑयल है जो फर्नेस ऑयल वगैरह या वो जलाते, C8H18। तो इसका सिस्टम ये था कि 8 जमा डबल करके 16 जमा 2 18 जमा ऑक्सीजन, CO2 जमा वाटर। ये भी इसका आखिरकार ये देखें, आप देख रहे हैं ये सब में हाइड्रोकार्बन में CO2 जमा वाटर बन रहा है। अच्छा, ये आगे ईथेन है। मीथेन के बाद अगला दर्जा ईथेन का है। तो ईथेन में की कैलोरीफिक वैल्यू मीथेन से ज़्यादा होती है, लेकिन जो नेचुरल गैस आती है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 3%, बहुत ज़्यादा 4% तक ना ये मीथेन होती है। तो ईथेन ETHANE जमा O2 CO2 जमा वाटर। तो ये जो है ना, अब आप समझ गए होंगे, वरना वो आप किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं, किसी और से मदद ले सकते हैं। ये एक और ड्राइंग है, वो भी यही चीज़ जो ज़ाहिर करी, उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं। ये फ्यूल है, ये ऑक्सीजन है, जल रहे हैं और ये हीट पैदा हो रही है और ये एग्जॉस्ट हो रही है, और यही हीट इधर दोबारा एक्टिवेशन एनर्जी बहाल करती है। बाकी जो कुछ बचती है वही हीट ही आपके काम की है। अब इसके बाद वो जो है ना, हमने बताया आपको कुछ हीट, ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये इसकी बात करते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये मीथेन गैस जल रही है, ये बॉयलरों में जलती है, ये ईथेन भी जलती है। तो ये देखेंगे वाटर पैदा होता है। तो ये जो वाटर पैदा हो रहा मालिक्यूल, पानी तो नेचुरल हालत में जब आम फ़ज़ा में आम पानी मिलता है, लिक्विड हालत में मिलता है। आम ज़िंदगी में जहाँ इंसान ज़िंदा रह सकता है, ज़्यादातर पानी वो मिलता है, ज़्यादातर पानी लिक्विड हालत में मिलता है। बर्फ़ भी मिलती पहाड़ों पर, लेकिन वो दूर दराज होती, यानी आम जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड हालत में होता है। लेकिन ये जो हीट लेकर ये स्टीम बन जाता है। तो स्टीम बनने के लिए हीट कहाँ से लेनी होती है? तो ये इसी की हीट है। इसका मतलब ये है कि ये मीथेन जब जलती है तो कुछ हीट वो एक्टिवेशन एनर्जी को के लिए ज़रूरत होती है, कुछ हीट इसको स्टीम बनाने के लिए ज़रूरत होती है। यही रिएक्शन यहाँ है, यही रहा है। अब अगला हमारा एक सवाल है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तफसीली बहस करें। किसी भी फ्यूल की एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी पर
टेम्परेचर को ही इग्निशन टेम्परेचर है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा या कम, जो कम अज़ कम ये इग्निशन टेम्परेचर होता है। वाज़ेह तारीफ यह कि जलने के अमल के दौरान इतनी हीट हासिल हो जाए, इसके लिए अमल के लिए ज़रूरी हीट हासिल हो जाने के बजाय इर्द गिर्द हीट का अखराज बढ़ जाए। यानी ये जो है ना इग्निशन टेम्परेचर वो हुआ कि आप किसी फ्यूल को एक हीट दें और हीट की टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और एक वक्त आएगा फ्यूल जल उठेगा, लेकिन इतनी हीट मुहैया हो जाए कि उसका जलने का अमल भी चलता रहे और इर्द गिर्द फालतू हीट भी मिले। ऑक्सीजन ये बजाते खुद गैस है, सिर्फ गैस के साथ मिलकर ही जलती है। यानी वो जो खुद गैस है उसने गैस के साथ चलना है। जब हम लकड़ी या कोयला को जलाने की कोशिश करते हैं तो वो शोला उससे पहले बुखारात की हालत में लाता है, बाद में कुछ हीट उस ईंधन को बुखारात में मुंतकली पर खर्च होती रहती है। इससे बच रहने वाली हीट से यह मुफीद काम ले सकती है। कुछ मज़ीद तफसील यूँ ठोस के जलने के वक़्त पर मौका पर कुछ लेटेंट हीट मैं आगे समझाऊंगा किसी और जगह पर, यह आपको वैसे मालूम भी होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी जो वो हीट जो सॉलिड से लिक्विड बनने पर खर्च होती है, से उसे लिक्विड बनाने पर खर्च होती है। फिर कुछ हीट सेंसेबल उसे लिक्विड बरकरार रखने पर खर्च होती है। इसके बाद कुछ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे गैस हालत में लाने पर खर्च होती है। कुछ सेंसेबल हीट फिर उसके गैस बनाने पर, गैस हालत में, फिर कुछ सेंसेबल हीट उसे मतलूबा गैस टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर लाने के लिए खर्च होगी। यानी अब आप समझ गए होंगे कि पहले हीट फ्यूल को सॉलिड फ्यूल फ़र्ज़ किया तो उसको लेटेंट हीट उसको वेपराइज करेगी, लिक्विड बनाएगी, और फिर लिक्विड को कुछ हीट फिर वो लेटेंट हीट दोबारा खर्च होगी और वो लिक्विड का टेम्परेचर सेंसिबल हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी और फिर लिक्विड बनेगा गैसेस हालत में, और गैस के साथ मिलेगी, यानी गैस ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। इसमें कुछ लिक्विड कुछ फ्यूल ऐसे हैं कुछ जल्दी वो आप वो देखते हैं वो लिक्विड नहीं बनते, तो ये वो अमल सब्लिमेशन का है वो तरह होता है। उसमें मरहला जो है वो जल्द अज जल्द ही बहुत ही क्रिटिकल, तो थोड़ा जल्द अज जल्द ही डायरेक्टली बन जाता है, तो गैस बन जाता है। ये जैसे निशादर इनको गर्म करने से, कैम्फर ये वगैरह गर्म करने से वो बन जाता है, गैस की हालत में आता है। तो ये जो है ना इसकी आप अगर आपने सब्लिमेशन में मुताला करना तो आप किसी अच्छी केमिस्ट्री किताब में देख लें। फिर एक ख़ास टेम्परेचर पहुंचने पर ही फ्यूल आग पकड़ता है, यानी जब वो हीट ज़्यादा होती जाती है यानी काफ़ी हीट पहले इससे खर्च हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि जैसे लकड़ी को जलाना है या कोयले को जलाना है, तो कोयले को जलाने के लिए या लकड़ी को जलाने के लिए पहले हमें काफ़ी सारा ऐसा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, जैसे कागज़, रद्दी के कपड़े और रैग्स जिसको कहते हैं, वो हम उसको जलाते हैं क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इनको कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जब काफ़ी हीट पैदा करते हैं तो कोयला या लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाती है। फिर वो इतनी हीट पैदा करते हैं कि मज़ीद लकड़ियाँ साथ ऐड करती हैं तो वो भी जलती जाती हैं। अच्छा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का आपने देखा होगा नेचुरल गैस के लिए ये मसला नहीं होता। नेचुरल गैस को फ़ौरन से एक चिंगारी मिली और जल उठी। जब कुदरती गैस को ऐसा होता है उसके लिए यानी बहुत कम का एक्टिवेशन एनर्जी, इस वजह से कुदरती गैस की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। उसे सिर्फ एक मुश्किल आती है, जलने के अमल के बाद उसकी कुछ हीट पानी स्टीम बनाने पर खर्च होती है। देखिए कुदरती गैस के जलने की मसावात, वो मैंने मसावातें लिखी हैं, वो अब आप वो पढ़ लें। पानी आम हालत में माए होता है, ये सारी कुछ मैं पहले समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि ये नेचुरल गैस अगर आप जलाएंगे तो आपके कंबस्शन चैम्बर में कुछ ना कुछ स्टीम भी होगी। ये स्टीम आपके बॉयलर से नहीं आई, ये नेचुरल गैस की जो तैयार करता स्टीम है वो ये इसको वाटर वेपर्स कहते हैं। तो ये स्टीम जो है ये तो मुफीद नहीं है, तो ये हीट लेकर चिमनी गिरा से खारिज हो जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो भी गर्म होती है,
यानी जब हीट पैदा होगी नाइट्रोजन तो पहले तो जलने में हिस्सा नहीं लेती, तो नाइट्रोजन गर्म होती जाती है। ये तो 2600 डिग्री फ़ारेनहीट पर रिएक्ट करना होता है, उससे पहले नाइट्रोजन वो जो है हीट लेकर वो चिमनी के रास्ते खारिज होती। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया है बॉयलर की ट्यूबों में। और ये अच्छा, और जो कुछ हीट लेकर रास्ते खारिज, और हीट का इर्तिकाज़ नहीं हो सकता। इर्तिकाज़ का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फर्नेस में जो हीट इकट्ठी होती जाएगी और वो फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो ये जो है ना, ये चीज़ें फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ाने में कारगर नहीं होती। लेकिन हमने तो स्टीम बनानी होती है, तो हमारे लिए ये सूटेबल हो जाता है। जो फाउंड्री है, फाउंड्री वालों की ज़रूरत होती है कि हीट का इर्तिकाज़ हो। इस वजह से फाउंड्री में ज़्यादातर कोयला जलाया जाता है। तो कोयला जो है वो ठीक है, पहले हीट लेता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लेता है, लेकिन जब कोयला जल उठता है तो जलने के बाद उसमें का वो जो है ना, वो H2O तो भरनी नहीं होती, तो वो कोयला की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ हीट ज़्यादा होती है। इस वजह से फाउंड्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही वजह है कि कुदरती गैस फर्नेस का टेम्परेचर एक ख़ास हद तक ही बढ़ पाता है। जिन इलाकों में नेचुरल गैस यूज़ की जाती फाउंड्रियों में, तो वहाँ नेचुरल गैस के लिए प्योर ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा नेचुरल गैस में से वो मीथेन अलग की जाती है, और वो मीथेन को जलाया जाता है या ईथेन को, तो वो इस वजह से नेचुरल गैस वो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाती है वो फाउंड्रियों में। फाउंड्री के लिए मौजूद नहीं, नेचुरल गैस फाउंड्री के लिए आम तरीके से हवा देकर मौजूद नहीं है। ज़्यादा फर्नेस टेम्परेचर के हमें खालिस ऑक्सीजन का हासिल करके कंबस्शन बनाना पड़ती है। खालिस ऑक्सीजन की फीड देने से और ज़्यादा कोयला जलाने से गैस के लिए काफ़ी हाई फर्नेस टेम्परेचर हासिल होता है। ये एक रिएक्शन है आपके समझने के लिए। CH4 16 ग्राम या 2O2 2 ऑक्सीजन, तो ये देखें ये 12 है इसका, और हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 है, तो 4 हो गया, तो 12 जमा 4 16 ग्राम। सो यानी ये ग्रामों में वजन लिया 16 ग्राम, ये 1 मोल हो गया। ये 16 ग्राम ये 1 मोल ऑफ मीथेन हो गया। अच्छा, 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल ये बैलेंस किया हुआ है, तो ऑक्सीजन 2 मालिक्यूल, तो ये 2 तो ये है हो गया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मास 16 होता है, तो 16 × 2 32, तो ये 32 में 64 ये हिस्सा लिया। अच्छा, ये जो तैयार हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ तो वैसे तो लिखा नहीं हुआ, 44 होता है मालिक्यूल, वो क्या कहते हैं मालिक्यूलर वेट, और ये 2 वाटर ये खारिज हो रहा है, ये 2 ये आ गए, हाइड्रोजन का 2 जमा ये 16 जमा 2 18, तो ये 2 × 18 ग्राम है। फालतू ये हीट है, ये हमारे लिए मुफीद चीज़ ये हीट है, बाकी ये सब वो फालतू है। तो वाटर विल वेस्ट, पानी जो वेस्ट करेगा 36 यानी 36 ग्राम, यहाँ वो बनेगी स्टीम, तो 539 कैलोरीज। यानी ये वो है टेम्परेचर, ये हीट है जो अगर ये 100 डिग्री C हो। तो आम पानी को जनरली जो कैलकुलेशन में लिया जाता है कि आम नेचुरल वाटर जो है इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, क्योंकि ये हम मुख्तलिफ इलाकों में एक एवरेज टेम्परेचर जिसमें ज़िंदगी हम गुजारते हैं, तो बेहतरीन जिसे कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। इंसान 25 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। तो शदीद गर्मियों में 26-27 रख लेते हैं, क्योंकि वो बाहर का तकरीबन 37-38 टेम्परेचर होता है शदीद गर्मियों में। तो ये जो है ना वो भी ऐड करें, फिर वो सेंसिबल हीट ऐड करें तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये जो है ना बॉयलर के आगे हमारा सवाल है तीसरा, बॉयलर फर्नेसेस में जलने के अमल को थ्योरेटिकल तरीके से समझाएं। ये देखें, ये एक मोमबत्ती है, तो ये वैक्स है, मोम जिसको कहते हैं, तो इसके ये जो है ना ये हॉटेस्ट जोन आपका ये वाला हॉटेस्ट जोन है, तो मॉडरेटली हॉट ये हिस्सा। आ जाओ, ये जो है ना ये मोमबत्ती का डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम दिखाया गया है। ये आउटर जोन है कंप्लीट, ये अब आप इसको मुतालिया कर सकते हैं, हम आगे बात करते हैं। एक मोम में पहले
मोमबत्ती में पहले मोम माय हालत में आती है, लिक्विड बनती है, फिर वो गैस हालत में आती है, यानी शोले से गैस। तो ये इसमें तीनों अमल, फिर ये जलना शुरू होती है। तो मोमबत्ती में ये काम विक करती है। विक क्या होती है? बत्ती। ये बत्ती जो है ना, बत्ती मोम को के सिरे को पिघलाती है, लिक्विड बनती है, लिक्विड से फिर गैस बनाती है। तो बत्ती ये काम करती है। आपने देखा होगा नीचे बत्ती कायम रहती है जब तक पूरी मोमबत्ती नहीं जल जाती, यानी मोम ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये काम बत्ती विक करती है। बस जब एक मरतबा मोम पिघल कर जलना शुरू हो जाती है, बत्ती मज़ीद पिघली हुई मोम को शोला के पास पहुंचाती है। मज़ीद पिघली मोम को शोला पर वो किस तरीके से पहुंचाती है? बत्ती मोम पहुंचाने का एक ख़ास अमल जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन से सारा अंजाम पाता है। कैपिलरी एक्शन से मतलब आमतौर पर मुख्तलिफ ऊंचाई को जाते हुए पाइपों में मायात अपना लेवल बरकरार रखते हैं, लेकिन बहुत बारीक नालियों में ये असूल बरकरार नहीं रहता है, बल्कि मायात आम लेवल से ऊपर चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये वो बल्कि माया आम लेवल से ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी वो जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कि रुई अगर पानी में डाल दी जाए तो कुछ देर के बाद सारी रुई गीली हुई होती है, हालांकि उतना वो उस लेवल तक आपने डुबोया नहीं होता। माफ, जितना किसी नाली का डाया कम होगा उतना ही ज़्यादा माया इस नाली में ऊपर को सरायत करेगा। पारे में ये अमल उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ एडहेजन की बजाय फोर्स ऑफ कोहिजन, ये ज़्यादातर ना फिज़िक्स है। अगर आपने ज़्यादा मुताला करना तो ये वो वहाँ से देखें कि ये क्यों चढ़ता है। जो अगर कोई कैपिलरी एक्शन का मुताला करना चाहे तो वो कर सके। ऐसे माया में लेवल नीचे चला जाता है, जिनमें यानी पारा वगैरह जो पानी से भारी होते हैं उनमें नीचे चला। गो कि बत्ती भी अच्छा, इसमें साथ बात यह है कि मोमबत्ती जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है, बत्ती की एक ख़ास हिस्से की ज़रूरत होती है शोले को, क्योंकि वो मोम को पहुंचाता रहे। वो उससे ऊपर जो होता है फालतू, वो साथ साथ फिर जलती जाती बत्ती। हकीकत में इसका फरीज़ा माई मोम को शोला के पास पहुंचाना होता है, यानी इसकी ड्यूटी ये होती है कि लिक्विड मोम को शोला के पास पहुंचाए। ठीक है, वो फिर वहाँ ही वो गैस बनती है और फिर जलती, बाद में वो मोम गैस बन के जलती है। इस वजह से शोला के नीचे कुछ बत्ती आपको नज़र आती है। अगर आप मोमबत्ती को देखें तो कुछ बत्ती आपको नज़र आती रहती है, तो आप हैरान होंगे कि ये बत्ती क्यों नहीं जली, इतनी हीट है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर कम होता है। इस अमल में पिघलना यानी मेल्टिंग, बुखारत बनना वेपोराइजेशन राइजिंग, और जलना इग्निशन, तीन अवामल मरहलावार होते हैं। अगर इसका बॉयलर से मुआवजा करें, हमने ये मोमबत्ती का मुतालिया जो किया बॉयलर के हिसाब से किया। बत्ती जो बॉयलर में ये काम कोयला के लिए स्टोकर अंजाम देता है। स्टोकर कोयले को फर्नेस तक पहुंचाता है, या बर्नर और फर्नेस से लिया जाता है, यानी स्टोकर या बर्नर ये से लिया जाता है। ऑयल के लिए पंप इस्तेमाल होता है, कोयले की बजाय बर्नर फर्नेस होते हैं। तो गैस के लिए वो जो है ना, गैस का अपना प्रेशर, मदर प्रेशर, या फिर बाहर कंप्रेसर लगाकर गैस को आप कंप्रेस कर लीजिए। अच्छा, अब हम जलने का अमल कीमियाई मुशाहिदा करते हैं, केमिकली करते हैं। ये जो है थ्योरेटिकली है ये लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे हमें इसका क्या फ़ायदा, वो सोचते हैं ना, सोचने पर तो पाबंदी नहीं। जब आप सोचने पर पाबंदी लगाएंगे, यार मैंने तो वो फ्यूल देते हैं बॉयलर में और वो फर्नेस जल उठता है, फायर करते हैं, ये तो आप में महारत पैदा नहीं होगी। जब कोई फॉल्ट आता है बॉयलर में या किसी जगह, तो फॉल्ट पर आपको थ्योरेटिकली सोच होगी तो फॉल्ट दुरुस्त करेंगे। नॉर्मली तो चलता रहता है, फर्नेस वो कुर्सी डालकर ऑपरेटर दूर बैठा है, वो बॉयलर चले जा रहा है, ऑटो में यहाँ पर चले जा रहा है, तो वो उसमें उसकी कारकर्दगी इतनी नहीं ज़ाहिर होती। तो ज़ाहिर उस वक्त होती है जब कोई फॉल्ट आता है, फ्यूल जल नहीं रहा, फ्यूल बदलना है, तो ये सारी उस वजह से है।
बॉयलर के लिए ईंधन आमतौर पर दो अनासर हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। तो बॉयलरों के लिए जो ईंधन होता है हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें मीथेन गैस है, फर्नेस ऑयल है और कोयला है। कोयला के लिए कार्बन होती है। लेकिन इसके अलावा ईंधन में मौजूद मसला गंधक भी जलती है, लेकिन ईंधन में गंधक की बहुत कम मिकदार होती है, जिसको नापसंदीदा समझा जाता है। कहीं भी दुनिया में गंधक बतौर फ्यूल इस्तेमाल नहीं की जाती है। सिर्फ वो जो है जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है वहाँ गंधक को चलाया जाता है, और जो हीट पैदा होती है वो उससे वो स्टीम बना लेते हैं या पानी गर्म कर लेते हैं या कुछ और फ़ायदा ले लेते हैं। तो वो वैसे बतौर फ्यूल बॉयलरों में या फर्नेस में कहीं भी इस्तेमाल लेते हैं। जैसे पहले जिक्र हो जाए, कोई ईंधन उस वक्त तक नहीं जलता जब तक गैस हालत में आ जाए। इसलिए हम सिर्फ गैस ईंधन का भी मताला करेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन का मताला करें। वैसे तो हाइड्रोकार्बन ईंधन की लंबी लिस्ट है, लेकिन हम इब्तदाई हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4 जो कुदरती गैस है उसकी बहस का गाज है। हाइड्रोजन आम हालत में गैस है, इसे जलाने के लिए कोई ख़ास तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये कदरे धमाके से जलती है। इसकी अपनी हीटिंग वैल्यू तकरीबन 62,000 BTU पर पाउंड है, जबकि कार्बन आम हालत में ठोस है। ये याद रखें कि ये आपको ये जो BTU पर पाउंड ये आपको इस्तेलाह याद होनी चाहिए। ये जो बच्चे कुछ लोग कहते हैं यार ये कुछ होता होगा, तो ये अब कुछ होता होगा तो आप भी कुछ होते होंगे, तो आपकी तरक्की भी नहीं होती होगी, तो ये सारा कुछ गलत होता होगा। जब कार्बन आम हालत में ठोस है, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट इसकी आम हालत है। खालिस कार्बन उस वक्त नहीं जलती है जब तक टेम्परेचर 765 डिग्री फ़ारेनहीट तक ना लाया जाए। ये आपने टेम्परेचर लाना होता है और उसको कुछ देर तक मेंटेन करना होता है, ताकि मज़ीद कोयला वो जो है वो वेपराइज होता रहे और वो फिर बाद में इस टेम्परेचर पर जलता रहे। ये 765 डिग्री पर उसने जलना होता है, तो कुछ इसकी हीट उसको वेपराइज करने पर है। इसकी हीटिंग वैल्यू तकरीबन 14,500 BTU पर पाउंड होती है कोयले की। कुदरती गैस मीथेन के जलने की ये मसावात है, ये आगे हमने लिख दी है आपकी मदद के लिए। ये हमने वो मसावात है ये लिख दी है। ये जो है ना वो पहले भी लिखी जा चुकी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दोहराई गई है। ये वजाहत की गई है और ये पूरी डिटेल से है। ये आप समझने के लिए है। ये 12 वो जो है ना ये वो है 44 ये कार्बन डाइऑक्साइड की है और ये इसका है वाटर का है, तो बाई मास। तो ये अगर हम ये बाई मास है, अगर बाई वॉल्यूम लेंगे तो फिर हम सीधा लेंगे 1 वॉल्यूम, जब 2 वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम, तो ये बना सिंगल वॉल्यूम, जब डबल ये 3 हो गए वॉल्यूम, यानी 2 वॉल्यूम वाटर वेपर्स तैयार हुए, तो ये डबल वॉल्यूम। दर्जेदार मसावात कार्बन का ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। कार्बन का एटमी वजन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 16 लिया गया। ये सब हिसाब NTP पर किए गए। NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हवा जिसमें तकरीबन 79% नाइट्रोजन होती है बाई वॉल्यूम। बलहाज वजन 1 पाउंड मीथेन, यानी ये रिसर्च की बात है, 1 पाउंड मीथेन 17 पाउंड हवा से कीमियाई रिएक्शन करती है। यानी 1 पाउंड अगर मीथेन हो, मीथेन गैस हो, तो उसको 17 पाउंड हवा चाहिए होती है बिल्कुल मुकम्मल जलने की। इस तरीके से ना ही हवा फालतू हवा बचती है, ना ही मीथेन। इसको स्टीचियोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं। अमली तौर पर बॉयलर में पूरी हवा देकर जलाने का ये तरीका नाकस है, तो हवा को जायद रखनी पड़ती है। बॉयलरों में फ्यूल की ज़्यादा से ज़्यादा हीट करने के लिए 3 अवामल ज़रूरी है। नंबर 1, फ्यूल इस हालत में वो जल्द से जल्द गैसी हालत में आ जाए, यानी फ्यूल को इस तरह से वो दिया जाता है, चार्ज किया जाता है बॉय फर्नेस में कि वो जल्द अज जल्द से गैसी हालत में आ जाए। मसलन कोयला, लकड़ी, बेगास, इसको सबको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। कोयला को वो यानी वो टुकड़े कर लिए जाते हैं। बहुत बारीक टुकड़े कर ले तो वो फिर डस्ट लोगों की सेहत के लिए मुज़र होती है, वो ज़रूरी नहीं है। यानी इतने टुकड़े गए तकरीबन 1 मरबा इंच, मकाब इंच, सॉरी 1 मकाब इंच का टुकड़ा। तो लकड़ी तो इतनी नहीं की जा सकती, बाहर लकड़ी के भी छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। बेगास तो वो निकलता ही चूरा है वो शुगर मिलों से वगैरह, छोटे छोटे टुकड़ों या ज़र्रात की सूरत में होना चाहिए। तेल पहले से इतना गर्म होना चाहिए। तेल पहले से इतना गर्म हो जाता है
तकरीबन ये तेल जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेते हैं। सॉरी यार, तो जल्दी वेपोराइज होकर आग पकड़ लें। यानी ये पहला अमल ये ज़रूरी है फर्नेस को देने के लिए कि दोबारा बात करते हैं। अगर तो सॉलिड फ्यूल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। अगर कोयला 1 मुरब्बा इंच मकाब इंच तक के टुकड़े हों, तो लकड़ी भी छोटा टुकड़ा हो, तो बेगास तो होता ही बराता सा। तो तेल अगर हो तो तेल को इतना गर्म होना चाहिए जल्दी ही वेपोराइज हो जाए। अच्छा, अगर नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस तो वैसे ही ठीक है, तो वो नेचुरल गैस तो ऐसा ही आनी चाहिए। लेकिन अगर किसी तरीके से आप नेचुरल गैस का टेम्परेचर बढ़ा लें तो वो और ज़्यादा मुफीद होगा। वो कुछ टेम्परेचर राइज करने पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी। अच्छा, फ्यूल और एयर को मिक्स होने के लिए, फिर फ्यूल और एयर को मिक्स होने के लिए और इतनी मुनासिब एयर होनी चाहिए फ्यूल जलने के बाद वाजबी सी ज़ायद एयर बच जाए। यानी वो फिर फ्यूल एयर को मिक्स किया जाता है मिक्स होने के लिए, और इतनी मुनासिब एयर हो, इतनी मुनासिब सी हवा होनी चाहिए कि फ्यूल जलने के बाद वाजबी सी ज़ायद एयर बच जाए, यानी बहुत थोड़ी ज़ायद एयर बचे। तो ये जो है ना, इसके लिए कोशिश की जाती है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो। ये टाइम ये नहीं घंटों के हिसाब से नहीं है, ये वो सेकंड का भी कुछ हिस्सा होता है। और टर्बुलेंस होनी, टर्बुलेंस का मतलब है इस तरीके से फ्यूल और एयर मिले कि जो है ना, ताकि फ्यूल के ज़रात अपने साथ पहले से एयर के ज़रूरी मालिक्यूल मुंसलिक कर लें। यानी फ्यूल के जितने ज़रात हैं वो बिखर जाएं और उसके साथ वो लकड़ी का वो एयर के मालिक्यूल अपना उसका घेरा कर लें, एयर के मालिक्यूल घेरा वो कर लें, और ताकि वो जले तो वो फौरी रिएक्शन हो जाए। फ्यूल गैस में ये अमल जल्दी मुकम्मल हो जाता है, फ्यूल गैस में जल्दी गिराव हो जाता है, जबकि लकड़ी और कोयला में ये गिराव देर से होता है। तो हम गिराव को रोकने के लिए यही है कि हम वो ठोस फ्यूल को छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, तो उसमें से वो जो हैवी मालिक्यूल्स होते हैं ना, वो उसके कई मालिक्यूल का गुच्छा होता है, मसलन लकड़ी का या कोयले का, उसको उतनी ही वो एयर इर्द गिर्द मिल जाती है। जब कोयला वगैरह के अनजले मादे, अच्छा कोयला जो है ना, लकड़ी, ये इसके जलने के बाद भी कुछ मादे जलते रहते हैं। ये फर्नेस से जो निकलते हैं, फर्नेस के बाद भी वो चिमनी तक कुछ ना कुछ जलते ही रहते हैं। तो फिर हम उसको बजाय इसके चिमनी से हम अखराज कर दें और फ्यूल ज़ाय करें, हम तीसरी एक हवा देते हैं फर्नेस टर्शरी एयर, तो वो उसको जलाती है। फर्नेस का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि वो बासानी एक्टिवेशन एनर्जी मुहैया करता है। अच्छा, फर्नेस जब गर्म हो जाता है तो फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी स्पेशल से कोई मुहैया नहीं करनी पड़ती, कोई बर्नर नहीं ऑन करना पड़ता। तो यानी मुसलसल वो फर्नेस में पहुंचते ही फ्यूल को आग लग जाती है, यानी फ्यूल मिक्सचर पहुंचते ही जलना शुरू कर देता है। इसको 3 T's कहते हैं। ये 3 T's क्या हुआ? टेम्परेचर और टर्बुलेंस और टाइम, ये 3 T है। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि इसको वो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, जो कुछ भी आपका तकाजा हो कुछ ना कुछ हमें हमारे लिए ये कर दें। वो जो है ना, अभी बातें तो बड़ी मुश्किल हैं लेकिन फिर भी समझानी पड़ती हैं। थैंक यू वेरी मच।